इस कहानी की शुरुआत में हम 11 बुद्धिस्ट योद्धाओं के सामने खड़े प्रसिद्ध सामुराई वॉरियर मियामोटो मुसाशी को देखते हैं। और अब देखते ही देखते बुद्धिस्ट योद्धा मुसाशी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। लेकिन सारे बुद्धिस्ट योद्धा एक साथ मिलकर भी मुसाशी का सामना नहीं कर पाते और मुसाशी अकेले ही उन सभी को डिफीट कर देते हैं। उन बुद्धिस्ट योद्धाओं को हराने के बाद मुसाशी बुद्धिस्ट मास्टर से पूछते हैं कि एक योद्धा के बदले 3 दिन यानी कि पूरे 33 दिनों के लिए मुझे वो चीज मिलने वाली है। दरअसल मुसाशी बुद्धिस्ट मास्टर के पास एक खास चीज को हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन उस चीज को हासिल करने से पहले मुसाशी को उन बुद्धिस्ट योद्धाओं से लड़कर अपनी योग्यता साबित करनी थी। अब क्योंकि मुसाशी ने उन बुद्धिस्ट योद्धाओं को हराकर ये साबित कर दिया था कि वो उस चीज का इस्तेमाल करने योग्य है, इसीलिए मॉन्क मास्टर एक अंधेरे कमरे में जाकर एक बॉक्स के सामने बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे अगले ही पल कमरे में जल रही कैंडल बुझ जाती है। मॉन्क मास्टर इसके बाद उस चीज को जो एक बॉक्स के अंदर बंद था वो मुसाशी को उसे देने का फैसला करते हैं। लेकिन 33 दिनों के बाद मुसाशी को वो चीज मास्टर को वापस करनी थी, इसीलिए मास्टर अपने शिष्य काइजन को मुसाशी के साथ भेजने का फैसला करते हैं ताकि काइजन मुसाशी के साथ रहकर उस चीज की हिफाजत कर सके। मुसाशी इसके लिए राजी हो जाता है और उसके उस बॉक्स और काइजन के साथ वहां से जाने से पहले मास्टर मुसाशी से पूछते हैं कि आखिर वो उस चीज का किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा। इस पर मुसाशी मास्टर को बताता है कि उसे सिर्फ कुछ डीमंस को मारना है और इसके बाद वो काइजन और उस रहस्यमयी बॉक्स के साथ अपने साथियों के पास पहुंचता है। दरअसल मुसाशी अपने कुछ सामुराई साथियों और एक सामुराई डॉक्टर के साथ एक मिशन पर था, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें उस मैजिकल बॉक्स में मौजूद चीज की जरूरत थी। काइजन खुद को मुसाशी के साथियों से परिचित करवाता है, लेकिन मुसाशी के साथी काइजन को अपने ग्रुप में देखकर पूरी तरह से हैरान थे। मुसाशी इसके बाद काइजन और अपने साथियों के साथ सफर पर निकल पड़ता है। अब क्योंकि काइजन को मुसाशी के मिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए मुसाशी का एक साथी काइजन को बताता है कि 6 महीने पहले उनके राज्य के एक गाँव में किसानों के बीच छोटे मोटे विवाद चल रहे थे, जिन्हें ठीक करने के लिए राजा ने अपने एक बेहतर सिपाही एमोन को गाँव में भेजा। लेकिन एमोन ने राजा को धोखा देकर गांव वालों को अपनी तरफ कर लिया और राजा के द्वारा भेजे गए एक जासूस को तड़पाकर मार डाला। एमोन अपने चमचों के साथ उसी गांव में छिपा हुआ है और अगर राजा ने अपनी सेना को एकत्रित किया तो वहां पर एक बहुत बड़ी युद्ध छिड़ जाएगी, इसीलिए उन्हें इस मिशन के दौरान सभी से छुपकर एमोन की सच्चाई का पता लगाना है। सफर के दौरान जब मुसाशी अपने साथियों के साथ एक जगह पर रुकता है तो काइजन मुसाशी के साथियों से पूछता है कि क्या मुसाशी सच में काफी ज्यादा फेमस है। इस पर उसके साथी काइजन को बताते हैं कि मुसाशी अपनी तलवारबाजी के लिए काफी ज्यादा फेमस है और आज तक किसी भी योद्धा ने मुसाशी को हरा नहीं पाया। वो अपनी तलवारबाजी के लिए और भी मशहूर तब हो गए जब उन्होंने फेमस योशी योका भाइयों को हराया था। मुसाशी के साथियों की बात सुनकर काइजन उनसे कहता है कि भले ही मुसाशी जैसा महान योद्धा हमारे साथ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमोन से जंग लड़ने के लिए इतने कम लोग काफी होंगे। इस पर मुसाशी के साथी काइजन को बताते हैं कि उन्होंने भी एमोन के साथी मास्टर मातुस्की केनसुके से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है और मातुस्की केनसुके खुद भी उनके टीम में शामिल है, इसीलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम मुसाशी के एक साथी को एक पेड़ के पीछे अजीब सी आवाजें निकालते हुए देखते हैं। यहाँ मुसाशी अपने उस साथी को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उन्होंने आज पहली बार उसकी आवाज सुनी थी। अब जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका साथी मुसाशी से कहता है कि क्या तुम एमोन को जान से मार दोगे। इस पर मुसाशी अपने साथी को बताते हैं कि ये तो एमोन से मिलने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद मुसाशी अपने साथियों के साथ एक बार फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में जब वो लोग एक जगह पर रुकते हैं तो मुसाशी नदी के किनारे मौजूद मातुस्की केनसुके के पास आते हैं और वो उनसे एमोन के बारे में पूछता है, क्योंकि मातुस्की केनसुके ने एमोन को बचपन में ट्रेनिंग दी थी। मुसाशी की बात सुनकर मातुस्की उसे बताते हैं कि एमोन एक बेहतरीन योद्धा था और वो सभी से बिल्कुल अलग था। वो ये भी बताते हैं कि अगर एमोन ने कुछ सदी पहले जन्म लिया होता तो वो इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक होता। मुसाशी इसके बाद उससे पूछता है कि उन्होंने उस मिशन के लिए अपने स्टूडेंट्स को क्यों चुना, क्योंकि वो सभी युद्ध के दौरान लड़ने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इस पर मातुस्की उसे समझाते हैं कि हर योद्धा कठिन परिस्थितियों में ही निखरता है और हर योद्धा के पास अपनी एक खास कला होती है। मुसाशी कुछ देर आराम करने के बाद अपने साथियों के साथ एक बार फिर से सफर पर आगे निकल पड़ता है। रास्ते में रात होने पर वो लोग एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ पर सभी लोग रात के समय आग जलाकर एक साथ बैठे थे। वहाँ मुसाशी सभी को बताता है कि हम पूरे 7 सामुराई हैं, जिनमें से 3 लोग विलेन हैं। उसकी बात सुनकर मातुस्की का एक शिष्य जिसका नाम गोरू मारू था वो गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है और मुसाशी से कहता है कि हम अपने गुरु मातुस्की को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि विलेन आप और काइजन हैं। मुसाशी गोरुमारू की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता और मातुस्की को अपना हाथ दिखाने के कहता है। गोरुमारू और उसके साथी ये सुनकर मुसाशी पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि मुसाशी उनके गुरु पर शक कर रहा था।
लेकिन जब मातुस्की अपना हाथ सभी को दिखाते हैं तो उनके हाथ पर ठीक उसी प्रकार का निशान बना हुआ था जैसा निशान उस जासूस के माथे पर बना था जिसे एमोन ने मारकर वापस भेजा था। मुसाशी मातुस्की केंसुके से जब उस मिशन के बारे में पूछता है तो मातुस्की सभी के सामने इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वो एमोन से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पर वो निशान मौजूद है। वो सभी को बताते हैं कि एमोन जो अपनी नई दुनिया बनाने वाला है वो इस दुनिया से कहीं ज्यादा रोमांचकारी होगा, इसीलिए वो एमोन के साथ मिलकर उस दुनिया में जीना चाहते हैं। मातुस्की के शिष्यों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके गुरु खुद एमोन से मिले हुए हैं। अब वहाँ पर मातुस्की और मुसाशी के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन मातुस्की मुसाशी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और पलक झपकाते ही मुसाशी मातुस्की को मार गिराता है। इसके बाद मुसाशी मातुस्की के उस शिष्य को फाइट के लिए बुलाता है जो पेड़ के पीछे अजीब सी आवाज निकाल रहा था। दरअसल एमोन ने उसके रूह के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था और वो उसकी बॉडी की मदद से मुसाशी से बातें करता है। अब मुसाशी और एमोन के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है और अब क्योंकि एमोन के पास डीमन की पावर थी इसीलिए वो अपनी जीभ को काफी बड़ा करके मुसाशी पर हमला कर रहा था और अपनी चोट को तुरंत ही हील कर ले रहा था। गोरुमारू ये देखकर काफी डर गया था कि अगर मुसाशी एमोन से हार जाता है तो मरने का अगला नंबर उसका ही होगा। अब इससे पहले कि एमोन अपने डीमन पावर की मदद से मुसाशी को मारता, काइजन अपने मास्टर द्वारा दिए गए मिस्टीरियस बॉक्स को खोल देता है जिसमें से एक प्राचीन गॉन्टलेट बाहर निकलता है। मुसाशी उस गॉन्टलेट को पहनने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो देखते ही देखते एमोन द्वारा पोजेस किए गए बॉडी को कई टुकड़ों में काट देता है। काइजन, गोरुमारू और उसके साथी ये देखकर खुश भी थे और थोड़े हैरान भी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहानियों में ही उस गॉन्टलेट के बारे में सुना था। काम खत्म होने के बाद काइजन उस गॉन्टलेट को वापस से बॉक्स में रख लेता है और मुसाशी को जरूरत पड़ने पर मांगने की कहता है। अब क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी थी इसीलिए मुसाशी सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उनके साथियों ने मातुस्की और उसके शिष्य की डेड बॉडी को दफना दिया था। मुसाशी के बचे हुए साथी मुसाशी से पूछते हैं कि पिछली रात को आपने कहा था कि हम में से 3 विलेन हैं, जिनमें से 2 को तो आपने मार दिया, तो एक बचा हुआ कौन है? इस पर वो अपने साथियों को बताता है कि वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था ताकि तुम सब एक दूसरे पर नजर रख सको और मैं आराम से सो सकूं। इसके बाद वो सभी एक बार फिर से अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और एक लंबा सफर तय करने के दौरान मुसाशी को एक विजन आता है जिसमें गॉन्टलेट के अंदर कैद आत्माएं मुसाशी से बात करती है और उसे गेंडबा नाम के कबीले के सभी लोगों को मारकर उनकी सोल को गॉन्टलेट के अंदर कैद करने को बोलती है और इस काम के लिए वो मुसाशी को अपनी शक्तियां उधार देने का वादा भी करती है। विजन से बाहर आने के बाद मुसाशी एक बार फिर से अपने साथियों के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन एक नदी पर बने ऊंचे पुल को पार करने में मुसाशी को काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अब वो लोग जल्दी उस गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव में उनके जानकारी के मुताबिक एमोन अपने फॉलोवर्स के साथ छुपा हुआ था। गाँव में पहुंचकर वो देखते हैं कि पूरा गाँव खाली था और गांव वाले काफी समय पहले गांव छोड़कर जा चुके थे। गांव के घरों में खोजबीन करने पर उन्हें कुछ सोने के टुकड़े और बारूद मिलते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर एमोन ने सोने के लिए अपने राजा से बगावत की होगी और वो इस समय पास के किसी खदान में गांव वालों के साथ छुपा हुआ होगा और उन्हें बंदी बनाकर उनसे काम करवा रहा होगा। अब गांव में अचानक से उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो पलक झपकते ही कहीं छुप जाती है और उस छोटी लड़की को खोजने के दौरान उन्हें एक घर में एक बूढ़े कपल की लाश मिलती है जो कि अब पूरी तरह से सड़ चुकी थी। लाश की दुर्गंध की वजह से सभी उस घर में जाने से डर रहे थे, लेकिन काइजन बड़े ही आसानी से लाश के पास जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए मंत्रों का जाप करने लगता है। काइजन की आवाज सुनकर कमरे के तहखाने में छुपी हुई वो लड़की बाहर निकलकर काइजन के पास आकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि वो लाश उसके ग्रैंड पेरेंट्स की है जो उसे बचाने के दौरान मारे गए। इसके बाद उस छोटी लड़की को कमरे से बाहर निकाला जाता है और उसे खाने के लिए देते हैं वो। अब क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा भूखी थी और अब तक मेढकों को खाकर जिंदा थी इसीलिए वो ताजे खाने पर टूट पड़ती है। मुसाशी उस छोटी लड़की से पूछता है कि आखिर उसके गांव के लोग कहाँ गए और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को किसने मारा था। अब इससे पहले कि वो लड़की मुसाशी को कुछ बताती तेज हवाएं चलने लगती है और वो जंगल की तरफ इशारा करते हुए मुसाशी को बताती है कि वो लोग आ गए। मुसाशी और उसके साथी जंगल की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाँव वाले अब ज़ॉम्बीज बन गए थे जो अब उनके ऊपर हमला करने के लिए जंगल से बाहर आ रहे थे। मुसाशी काइजन को छोटी बच्ची की हिफाजत करने के लिए बोलकर खुद गोरुमारू और उसके साथी के साथ उन ज़ॉम्बी को मारने के लिए निकल पड़ता है। वो बड़े ही आसानी से एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को मार रहा था, लेकिन गोरुमारू को उन ज़ॉम्बीज से लड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो एक बेहतर सामुराई योद्धा नहीं था। गोरुमारू का साथी उसे ज़ॉम्बीज के पैर पर हमला करके उन्हें नीचे गिराने की कहता है, जिसके बाद गोरुमारू बड़े ही आसानी से उन ज़ॉम्बीज का सिर काटकर उन्हें मार सकता था। अब गोरुमारू अपने 2 फैल्कन साथियों को भी आवाज देकर बुला लेता है जो ज़ॉम्बीज पर हमला करके उनका सिर उखाड़कर उन्हें मारने लगता है और उस फाइट के दौरान जब उसका एक फैल्कन साथी घायल हो जाता है तो गोरुमारू गुस्से में ज़ॉम्बीज पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। अब ज़ॉम्बीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, इसीलिए मुसाशी गॉन्टलेट को पहनकर ज़ॉम्बीज से लड़ना शुरू कर देता
देता है और गोरुमारू को अपने साथियों के साथ जंगल में जाकर छुप जाने की कहता है। मुसाशी इसके बाद बड़े ही चालाकी से उन जॉम्बीज को छोटी लड़की को खाने का लालच देकर एक घर के अंदर ले आता है और फिर काइजन की मदद से उस घर में बारूद जलाकर ब्लास्ट कर देता है, जिसमें सारे जॉम्बीज वहीं पर मारे जाते हैं। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद वो छोटी लड़की उन्हें सारी सच्चाई बताती है कि गांव वाले गांव के आसपास टीन और कॉपर की खुदाई किया करते थे, लेकिन एक दिन उन्हें ऊंची पहाड़ी के बीच में सोने की खान मिली। सोने के लालच में गांव वाले पागल हो गए थे और इस दौरान सामुराई येमोन भी गांव में आया, जिसने सोने की खदान में खुदाई के दौरान एक डीमन को ढूंढ निकाला और फिर उस डीमन की शक्तियों की मदद से मजदूरों को अपना गुलाम बना लिया। मजदूरों की संख्या कम थी, इसीलिए वो गाँव वालों को बंदी बनाकर ले जाने लगे और वो मेरे मॉम डैड को भी ले गए और मुझे बचाने के लिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपनी जान दे दी। उस छोटी लड़की की बात सुनकर मुसाशी और उनके साथी सारी बात समझ जाते हैं कि आखिर येमोन ने अपने राजा को धोखा क्यों दिया। अब मुसाशी फैसला करता है कि वो अपने साथियों के साथ वापस लौट जाएगा और राजा को इसके बारे में बताएगा, जिसके बाद वो पूरी सेना के साथ येमोन पर हमला करेंगे, क्योंकि इस समय वो येमोन और उसके लोगों का सामना नहीं कर सकते थे। मुसाशी जब अपने साथियों के साथ वापस जाने के लिए ऊंचे पुल के पास आता है तो देखता है कि किसी ने पुल को पहले से ही तोड़ दिया था। वो और उनके साथी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे और समझ जाते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम खाई के उस पार 3 नकाबपोश भाइयों को देखते हैं जो मुसाशी और उसके साथियों पर नजर रख रहे थे और उन्होंने ही उस पुल को तोड़ा था। मुसाशी जब अपने साथियों के साथ वापस लौटता है तो वहाँ पर अब भी एक गाँव का आदमी मौजूद था, जिसे वो नकाबपोश भाई अपने भाले से मार देते हैं और अपने सबसे छोटे भाई को वो भाला लाने को बोलते हैं। दरअसल वो पूरे 3 भाई थे, जिनमें से सबसे बड़ा भाई अपने दोनों छोटों भाइयों को समझाता है कि हम अभी सिर्फ मुसाशी और उसके साथियों का छुपकर पीछा करेंगे और समय आने पर उनके ऊपर हमला कर देंगे। अगले सीन में हम मुसाशी को देखते हैं जो छोटी लड़की जिसका नाम सायो था उसके द्वारा बताए गए शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो रास्ता इतनी ऊंचाई भरा था कि मुसाशी को एक कदम चलना भी काफी मुश्किल लग रहा था। गोरुमारू और उसके सारे साथी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि मुसाशी जैसे महान योद्धा को भी बढ़ती उम्र की वजह से रास्ते में चलने में इतनी तकलीफ हो रही है। अब वो सब किसी तरह बहुत मुश्किल से उस रास्ते को पार करके एक अच्छे से जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब वो सभी काफी ज्यादा थक गए थे और उन्हें अब काफी एनर्जी की जरूरत थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे समय पर उन्हें अच्छा खाना कैसे मिलेगा, लेकिन तभी वहाँ पर सायो एक खरगोश के साथ आ जाती है जिसे उसने सफर के दौरान मारा था। सायो को पता था कि काइजन एक मॉन्क है और वो कभी भी मीट मछली नहीं खाएगा, इसीलिए वो काइजन के लिए खाने लायक औषधि पत्ते ले आई थी, जिसे देखकर काइजन और बाकी सभी लोग बहुत खुश होते हैं। खरगोश का मीट खाने के बाद सभी का पेट भर जाता और अब उनकी थकान भी दूर हो चुकी थी, इसीलिए वो सभी इसके लिए सायो को थैंक्स बोलते हैं। मुसाशी जब सायो के पास जाकर उसे थैंक्स कहता है तो सायो उससे कहती है कि एक लीडर होने की वजह से उसे जो करना चाहिए था उसने तो बस वो किया। उसकी बातें सुनकर मुसाशी पूरी तरह से हैरान थे और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें लीडर किसने बनाया। इस पर मुसाशी के साथी उससे कहते हैं कि जिस लीडर को ऊंचे पुल को पार करने में डर लगे उस लीडर से तो सायो काफी अच्छी है। अब सभी लोग जब मुसाशी पर हंस रहे थे तो मुसाशी गुस्से में उन सभी को बताता है कि मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे हवा में झूलने वाली चीजों से नफरत है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।